क्या आर्थिक मंदी आने वाली है? जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। क्या आर्थिक मंदी आने वाली है? इसकी बात मैं आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि हो सकता है आने वाले समय में भारत से जो है कम से कम जो है $100 बिलियन जो है विड्रा कर लिए जाएं। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ब्लैक स्वान जैसा इवेंट उन्होंने आने का इंडिकेशन दिया है। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में आर्थिक मंदी आने वाली है, और जिस तरीके के हालात आप लोगों को दिख रहे हैं उससे आप लोग भी बहुत परेशान होंगे। तो इसी के बारे में आज पूरी चर्चा की जाएगी कि ये आरबीआई की रिपोर्ट में क्या कहा गया है और ऐसा पहले कब हुआ है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है, इसके लक्षण क्या क्या हैं कि आर्थिक मंदी अगर आने वाली है या आ रही है तो इसको कैसे पता किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स नोट किए हैं और ये ब्लैक स्वान क्या होता है इसकी पूरी कहानी बताएंगे कि ब्लैक स्वान आया कहाँ से, कैसे काला हंस जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। तो इन सब के बारे में पूरा मैंने कई सारे पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, बताएंगे। और ये भी हम बताने की कोशिश करेंगे आखिर में इसको कि क्या वाकई में ये ब्लैक स्वान आएगा, और अगर आएगा तो फिर इससे बचा कैसे जाएगा, कैसे पता चलेगा, ठीक है। और आखिर में ये बात होगी कि ये जो इंटरेस्ट रेट की बात चल रही है क्या इससे कितना कंट्रोल होगा, और फिर क्या हमें जो है अपना इन्वेस्टमेंट रोक देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, कुछ दिनों के लिए पैसा निकाल लेना चाहिए या होल्ड पे रख लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, इन सब के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात की जाएगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पर जो है ये हम खुद से कोई बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आरबीआई की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग इस पर जो है चर्चा करना बनता है। तो हमने सोचा क्यों ना आज इसी के बारे में बात की जाए और शायद कुछ नई जानकारी भी आप लोगों को मिले। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। नमस्ते, मेरा नाम है मनोज दुबे और आप सब देख रहे हैं मार्केट मस्ती। तो जैसा कि हमने बताया कि क्या आर्थिक मंदी आने वाली है, तो यहाँ पर बता दें कि आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है। उसमें अगर हर एक पॉइंट को देखा जाए, पढ़ा जाए, समझा जाए तो उसमें ये कहा गया है कि कुछ ऐसा होगा कि जहाँ पे हो सकता है कि कम से कम $100 बिलियन निकाल लिए जाएं मार्केट से, बाज़ार से। अब बात ये आती है कि $100 बिलियन निकाल लिए जाएंगे तो फ़र्क क्या पड़ेगा, आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये लगभग जो है इंडिया की इकोनॉमी का 3.2% के आसपास है। अगर $200 बिलियन की बात करें, बिलियन डॉलर की बात करें तो लगभग जो है अपने जीडीपी का जो है 7%, भारत की जीडीपी की बात करें तो 7% होता है। तो एक बड़ा आर्थिक मंदी तो वाकई में दिखती है अगर ऐसा होता है, आर्थिक क्रैश हो सकता है। तो लेकिन अब बात आती है कि चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले जो है कि ये ब्लैक स्वान आखिर है क्या। तो ब्लैक स्वान जैसा कि काला हंस, इसकी कोई कल्पना नहीं करता ना। हम लोगों को आज तक बताया गया है कि बस केवल वाइट स्वान होते हैं, सफ़ेद हंस। और हम लोगों के अगर कोई कहानी भी बताई गई है या कहीं भी हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ पर जो है हंस दिखाए जाते हैं, वो दोनों आपस में चोंच लड़ा के ऐसे बैठे होते हैं। तो हमको हमेशा सफ़ेद वाइट ही दिखाया जाता है। कभी घूमने गए हो, नदी वदी में जो है नौका विहार कर रहे हो तो नाव को देखेंगे, नाव का भी आकार कुछ इस तरीके से बना दिया जाता है। तो हम लोगों ने अभी तक वाइट हंस ही देखा है, ब्लैक हंस की जो है, काले हंस की कभी कल्पना नहीं की है। तो ये हुआ कहाँ से? तो ये जो है एक सबसे पहले बता दूं तो एक जो है लेखक थे नसीम निकोलस तालेब नाम के, उन्होंने एक बुक लिखी थी ब्लैक स्वान। अच्छा, अब इस ब्लैक स्वान जो उन्होंने बुक लिखी है उसमें जो है ये नहीं लिखा है कि कब आएगा, कैसे आएगा, लेकिन अगर ये आ गया तो उससे बचने के उपाय बताए गए हैं, ठीक है। तो इसको जिसको टाइम मिलेगा पढ़िएगा, हालांकि अभी तक मैंने भी नहीं पढ़ा है, बस इसकी हाईलाइट स्टोरी के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक बताना था हमको ब्लैक स्वान के बारे में, तो इतना जानकारी इकट्ठा करनी पड़ी। तो इन्होंने जो है, अच्छा, ये ब्लैक
स्वान दिखा कब? तो बताया जाता है कि 16वीं 17वीं शताब्दी में जो डच के लोग थे, हॉलैंड के लोग थे यूरोपियन यूनियन में, वो जो है कहीं घूमने जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तो वहाँ पर पहली बार इन लोगों को कहीं पे दिखा था। अब कितनी सत्यता है ये तो प्रमाणिकता कहाँ पे मिलेगी, वो बहुत रिसर्च करने की बात है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि ऐसा हुआ था। तो बाकी जो है यूरोपियन यूनियन कभी मानती ही नहीं थी ब्लैक स्वान होता है, और यूरोपियन यूनियन की बात छोड़िए पूरी दुनिया नहीं मानती थी। उसके पहले ब्लैक स्वान मतलब काला हंस भी होता था, उस टाइम पहली बार जो है देखने को मिला था। तो आप कह सकते हैं कि ये एक अचंभे वाली अनप्रिडिक्टेबल बात थी। तो सेम इकोनॉमी में भी जो है ये ब्लैक स्वान जो होता है वो एक तरीके से अनप्रिडिक्टेबल होता है। ये मतलब कब आएगा, कैसे आएगा, किस रूप में आएगा, ये किसी को पता नहीं होता है। जब आ जाएगा तभी पता चलेगा कि हाँ हो गया ऐसा। तो अगर इसको एक एग्जाम्पल से समझा जाए तो जैसे 2008 का क्रैश था, आप लोगों को याद होगा, तो 2008 के क्रैश को कहते हैं कि ये ब्लैक स्वान था, क्योंकि उस टाइम क्या था कि दुनिया की इकोनॉमी बूम पर थी, सब अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। अमेरिका जो है रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया जा रहा था, महाशक्ति बन चुका था पहले ही, और अपनी पावर को बढ़ा रहा था लगातार, सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसी में एक खबर आती है कि लीमैन ब्रदर्स जो बैंक है उनकी, वो जो है जो दिवालिया होने वाली है। तो ये खबर जो है सबको शॉक्ड कर दी कि ऐसा कैसे हो गया। तो उन्होंने बताया कि हमने इतना लोन बांट दिया है और लोन की वापसी ही नहीं हो रही है, तो मतलब हम इस तरीके से जो है डूब चुके हैं कि अब हम एक भी पैसा जो है वापस नहीं कर सकते। तो 2008 की जो घटना थी ये अनप्रिडिक्टेबल थी। इस प्रकार की घटना को आप कह सकते हैं कि ये ब्लैक स्वान थी। ऐसा पहले भी हुआ है, 2001 की घटना को आप माने तो उसको भी थोड़ा सा पढ़िएगा, बहुत सारे जो है अवेलेबल हैं वहाँ पर, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। और 26/11 जब हुआ था तब एक बार कह सकते हैं कि कुछ ब्लैक स्वान जैसी ही घटना थी। और जब ये ब्रिटिश हुआ था, इंग्लैंड जो है एग्जिस्ट किया था ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से, तो वो भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड था। ब्लैक स्वान का मतलब है अनएक्सपेक्टेड, जिसको प्रिडिक्ट ना किया जा सके। जिसको प्रिडिक्ट कर लिया गया वो ब्लैक स्वान नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ लोग ये एक सवाल कर सकते हैं कि क्या कोरोना जो है ब्लैक स्वान था? तो मेरे समझ से, मेरी जितनी समझ है उसके हिसाब से जो है कोरोना जो है ब्लैक स्वान नहीं था। ब्लैक स्वान का मतलब आप इस तरीके से कुछ कह सकते हैं कि इसको जो है आर्थिक मंदी से जोड़ा जा सकता है। जब कोरोना आया तो इसको लोगों ने आइडिया लगा लिया कि जब देखिए कोई भी पैंडेमिक होता है, कोरोना ही नहीं, इसके पहले भी जो भी पैंडेमिक आए हैं उसको ब्लैक स्वान नहीं कहा जाएगा, क्योंकि पैंडेमिक का मतलब ही होता है कि आर्थिक मंदी आना कन्फर्म है, गारंटी है, वो एक तरीके से आप कह सकते हो। तो उसे हम ब्लैक स्वान नहीं कह सकते। ब्लैक स्वान का मतलब एकदम अनप्रिडिक्टेबल, अचंभित करने वाली चीज़, जो कि आप कभी कल्पना से परे एकदम सोच भी नहीं सकते। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि जैसे कोई कहे कि भैया मैं 4 हाथ वाले आदमी को देखा हूँ, ठीक है, तो कोई नहीं मानेगा। और एक दिन अचानक ऐसा हो कि 4 हाथ का आदमी वाकई आपके सामने आ जाए, तो ये एकदम अचंभित करने वाली बात हुई ना, अनप्रिडिक्टेबल बात हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये जो बात होती है, इस टाइप की घटना आप समझिए, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। तो ये जो जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सके, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो वो जो है ब्लैक स्वान कहलाती है। अब यहाँ पर तो इतने पॉइंट्स की बात हो गई कि ब्लैक स्वान क्या है, कैसे है, ठीक है। अब आरबीआई ने जो कहा कि जो कम से कम $100 बिलियन निकाल लिए जाएंगे, तो भाई $100 बिलियन निकाल लिए जाएंगे तो बहुत बड़ी जो है, एक कह सकते हैं कि लगभग 3%, 3.25% की जीडीपी हमारी कम हो जाएगी। तो बड़ा है, अगर 200 बिलियन निकाल लिए गए, $200 बिलियन निकाल लिए गए तो लगभग 7% जीडीपी कम हो जाएगी। तो आर्थिक मंदी तो आती है। इसका लक्षण क्या है? आर्थिक मंदी के अगर लक्षण को समझने की कोशिश करें तो क्या हो सकता है? तो देखिए, सबसे पहले तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। दूसरा ये क्या होगा कि जॉब का जाने का खतरा बना रहेगा, ठीक है, जॉब कम होती जाएंगी, या हो सकता है कि जॉब से निकाला भी जाए, कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर भेज दिया जाए। अच्छा, एक बात यहाँ पर और क्लियर कर दूँ, ये समझ लीजिए, डिस्क्लेमर है आपका कि कोई भी आर्थिक मतलब ब्लैक स्वान टाइप की जो भी आर्थिक मंदी आई है वो बहुत समय तक टिकी नहीं है, 6 महीने, साल भर, 2 साल मैक्सिमम टिकी है।
तो कोई मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको जो है सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, ये बहुत ज़्यादा दिन टिकती नहीं है, क्योंकि जिस स्पीड से आती है उसी स्पीड से ये चली भी जाती है। इसकी खास बात ये भी है। तो इसलिए ये, लेकिन जब आती है तो बहुत ज़्यादा दर्द देके जाती है, क्योंकि वो जो 6 महीने 1 साल 2 साल का समय होता ना, उस टाइम पीरियड में कुछ पता ही नहीं चलता करें क्या, पैसे होते नहीं हैं, खर्चे वही लगे रहेंगे। तो इसमें आपको करना क्या चाहिए कि आपको जो है अपने खर्चे को कंट्रोल में रखना चाहिए। खर्चे को कंट्रोल में करने का मतलब, जैसे बड़े बड़े खर्चे हैं, आप गाड़ी लेना चाहते हो, घर लेना चाहते हो, तो आपको एक समझना चाहिए कि थोड़ा सा इसको होल्ड पे डाल लीजिए। ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है, ये भी लक्षण है कि आर्थिक मंदी आने वाली है, तभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा है। अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो आर्थिक मंदी नहीं आएगी। इंटरेस्ट रेट को या तो स्टेबल रखेंगे या तो डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया, महंगाई आपकी बढ़ेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि गवर्नमेंट आपसे पैसे खींचना चाहेगी, वो आपसे पैसे वसूल रही है लगातार। अगर इसकी हम लोग बात करें तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा के क्या करेगी, वो पैसे को आपके पास से कम करना चाहेगी, क्योंकि वो मजबूत होना चाहेगी कि कहाँ से जब आगे ये ख़त्म हो या ऐसी स्थिति आए तो उससे कैसे निपटा जाए। ठीक है, तो ये काम करती है जो है हमारी गवर्नमेंट। कोरोना के बारे में हमने बात कर लिया कि वो जो है आर्थिक मंदी नहीं थी, उसको आप जो है नहीं कह सकते कि वो एक टाइप का जो है ब्लैक स्वान था। लोगों को डराया ज़्यादा जा रहा है, हकीकत में ये ऐसा कुछ है नहीं। एक और इंडिकेशन होता है कि ये क्या ऐसा कुछ होने वाला है, तो आपका जो शेयर बाज़ार है वो कह सकते हैं कि वो नीचे जाता है, डाउन होता है, उसमें प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी आती है, पैसा वहाँ से निकाला जाता है। तो वैसे भी देखिए, तो आर्थिक मंदी आएगी तो सबसे ज़्यादा पैसा वहीं से निकाला जाता है, और जब इकोनॉमी बूम करती है तो सबसे ज़्यादा पैसा वहीं पे आता है, वहीं पे पैसा डाला जाता है और वही सबसे पहले भागता है। तो वो सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है। लेकिन हम आपको यहाँ पर क्लियर करेंगे कि आपको ये समझना है कि क्या अगर ये ब्लैक स्वान की बात की जा रही है तो क्या ये हकीकत में होगा या नहीं होगा, या होगा तो उसका कितना इम्पैक्ट होगा, उससे संभलें कैसे। तो हम लोग इसके बारे में तो चर्चा करेंगे। अब अगर हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट की बात की कि ये आपके सामने हो गया, एक तो जो है शेयर मार्केट गिर रहा है, लक्षण जो है। दूसरा ये प्रॉब्लम आई कि आपका जो है ये आपकी महंगाई बढ़ रही है, लगातार इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किए जा रहे हैं। अब इतनी सारी दिक्कतें चल रही थी कि इसमें एक और दिक्कत क्या हो गई कि रसिया यूक्रेन वार हो गया। अब रसिया यूक्रेन वार से क्या प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम यहाँ पर ये आई कि जो है आपकी ऑयल सप्लाई कम हो गई, क्रूड की सप्लाई कम हो गई और फूड की सप्लाई कम हो गई। ठीक है, दो चीज़ों से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। एक तो इंटरेस्ट रेट हाइक कर दीजिए, ठीक है, इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ाते जाइए, कंट्रोल में आ जाएगा। दूसरा, आप सप्लाई को बढ़ा दीजिए। तो कोरोना में क्या हुआ था कि आप देखोगे, कोरोना में सब कुछ बंद हो गया था। उसके बाद जब धीरे धीरे इकोनॉमी खुली, सब लोग जॉब पे गए, तो जो है सप्लाई बढ़ाई गई, डिमांड बढ़ी तो सप्लाई भी बढ़ाई गई। लेकिन रसिया यूक्रेन के वजह से दो चीज़ों की सप्लाई कम हो गई, एक तो फूड की, एक तो क्रूड की। और ये दोनों सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, क्योंकि क्रूड का मतलब है कि भाई आपका लॉजिस्टिक जो है पूरे तरीके से ठप हो जाएगा या महंगा हो जाएगा। ठीक है, आप जो कैरी कर रहे हैं उसमें तेल लगेगा, तो हर एक चीज़ महंगी हो जाएगी। दूसरी चीज़, फूड हर किसी की नीड है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रसिया और यूक्रेन दोनों जो है सबसे ज़्यादा सप्लाई करते हैं। अगर व्हीट की बात की जाए या और कुछ की बात की जाए, ऑयल एंड गैस की बात की जाए, तो ये सबसे ज़्यादा करते हैं। परसेंटेज रेशियो में देखा जाए तो 15-20% इकोनॉमी पूरे कंट्री का, पूरे वर्ल्ड का जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अब यहाँ पर सप्लाई बढ़ाएं कैसे? अगर पूरी इकोनॉमी को हम लोग डिफाइन करना चाहें तो सिर्फ दो वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई, दो ही चीज़ होती है। इसी से उसके बाद बाकी चीज़ें निकल के जाती हैं कि आगे आगे क्या होता है। लेकिन इन दो शब्द मुझे लगता है कि ये काफ़ी है बताने के लिए, आपको डिमांड और सप्लाई इकोनॉमी को व्यक्त कर सकते हैं, इतने पावरफुल वर्ड हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है डिमांड तो है लेकिन सप्लाई नहीं है, लोगों के पास पैसा है। अब कोरोना आया तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने सबसे बड़ी गलती क्या की कि लोगों को पैसा भर भर के बांट दिया विदाउट इंटरेस्ट। लोगों की जेब में पैसा डाला, ज़बरदस्ती डाला कि जाओ इसे खर्च करो।
अब पैसा उन्होंने अंधाधुंध, उनके पास पैसा है, इंटरेस्ट देना नहीं है, कुछ नहीं करना है, तो वो उन्होंने अंधाधुंध पैसा खर्च किया। इकोनॉमी एकाएक ग्रोथ कर गई। आपको याद होगा कि कोरोना में जब पूरी इकोनॉमी ठप थी तो शेयर मार्केट जो है लगातार नया नया हाई लगा रहा था। ऐसे ऐसे लेवल्स आ रहे थे जो कि कल्पना से परे थे। वो क्यों आ रहा था? इसलिए एक तो ये एक्सपेक्टेशन में कि आने वाले टाइम में इकोनॉमी खुलेगी तो बहुत तेज़ी के साथ डिमांड आएगी और हमें इतनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। दूसरे, पैसा इतना मुफ्त का मिल गया था कि वो पैसे सीधे शेयर मार्केट में डाले जा रहे थे, क्योंकि सारे बिजनेस तो बंद थे, एक ही बिजनेस चालू था, अपना शेयर मार्केट जिंदाबाद। तो वहाँ पर पैसे डाले गए, जम के पैसे डाले गए। तो अमेरिका के ये सज़ा जो है, अमेरिका ने जो ये गलती की, उसकी सज़ा पूरी दुनिया भुगत रही है। लेकिन हम आखिर में ये बात करेंगे कि ये जो है, जो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है आज की डेट में, महंगाई और इंटरेस्ट रेट, ये डिमांड सप्लाई, ये जो है बड़ी आसानी के साथ कैसे कंट्रोल हो जाएगी, आपको आखिर में बताएंगे। आपको मज़ा आ जाएगा, पूरा ये वीडियो देख के समझ में आ जाएगा कि भाई हमको डराया कितना जाता है हकीकत में। हम लोग लौट के आते हैं फिर से अमेरिका की बात पे। अमेरिका ने खूब धड़ल्ले से पैसा बांटा, अपनी बैंकों को कह दिया भैया छाप छाप के लोगों की जेब में डालिए, ज़बरदस्ती डालिए, विदाउट इंटरेस्ट डालिए। अब इतना पैसा हो गया लोगों के पास, अंधाधुंध पैसा हो गया कि लो भैया 10 रुपये की चीज़ 15 रुपये 20 रुपये में खरीद रहे हैं, 50 रुपये 100 रुपये में खरीद रहे हैं। तो महंगाई तो बढ़ेगी ना, अंधाधुंध पैसा है। अब बात समझ में आई, धीरे धीरे लोगों को नहीं दिक्कत आएगी, दिक्कत आएगी। तो फिर उन्होंने क्या किया? पहला काम तो ये कि भाई डिमांड बढ़ाओ। डिमांड अगर बढ़ाओगे, चीज़ों की अधिकता रहेगी तो ऑटोमेटिक जो है उसके रेट डाउन होंगे। लेकिन इसमें दिक्कत खड़ी कर दिया किसने? रसिया और यूक्रेन ने, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये लोग सप्लाई करते थे, उस पर कंट्रोल आ गया। और अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाने के लिए अपना लेके तामझाम तमूरा पहुंच गया कि भैया हम तुम पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, वो आप लोग क्या बोलते हैं, सैंक्शन ना लगा रहे हैं कि आप जो है ये सप्लाई नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ये तो पूरा अपना सारा काम, मतलब सारी गुंडागर्दी उन्हीं एक की है। मतलब गुंडागर्दी करने में पीछे नहीं हटेंगे और उसी की सज़ा भुगत रहे हैं, खुद तो भुगत रहे हैं और साथ साथ पूरी दुनिया को भुगतवा रहे हैं। इनके अमेरिका में क्या हुआ कि 28 साल बाद पहली बार इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है। आप देखें तो 28 साल के बाद जो है पहली बार रेट हाइक किया गया। और अभी भी कह रहे हैं कि हम आने वाले टाइम में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, जब भी हमें मौका मिलेगा हम हाइक ही करेंगे। ठीक है, तो अच्छा इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे, ठीक है भाई, पैसा कम होगा, महंगाई पे कंट्रोल होगा, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन क्या ये कितना जो है सही है कि ये जो है आर्थिक मंदी, जो ब्लैक स्वान की बात कर रही है, कर रहे हैं लोग, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कर रहे हैं। और अपनी जब आरबीआई कह दी तो हमको जो है थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा इस मैटर पर ना। तो फैलाई हुई गंदगी ये सारी किसकी है? अमेरिका की। अब वही सबसे पहले कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, कुछ पॉइंट्स हमने और यहाँ पर नोट करके रखा है, यहाँ पर देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कर दी, सेंसेक्स को ऊपर ले गए, वहाँ पर डाउ जोन्स गया, या पूरी दुनिया की मार्केट जो है बहुत ऊपर गई, अब उसको कंट्रोल कर रहे हैं। अब हम लोग बात ये आखिरी पॉइंट पे आते हैं अपने, कि क्या ये जो है हकीकत में ब्लैक स्वान आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है तो हम भी नहीं कर सकते, गारंटी तो ले नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स की यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट तो हमने ये बता दिया कि इसमें इतना डरने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये ब्लैक स्वान जब भी आता है वो बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के, बहुत कम समय के लिए होता है। वो जिस स्पीड से आता है ना, उसी स्पीड से जाता है। कब आएगा किसी को नहीं पता, जब आ जाएगा तभी पता चलेगा, ठीक है। और जितनी स्पीड से आएगा उसकी डबल स्पीड से जाएगा ये ना। तो ये पहला पॉइंट बता दिया। अब दूसरा पॉइंट हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा पानी पीते हैं फिर बात करते हैं। तो अब बात आती है जो कि सबसे बड़ी बात की जा रही है, कि ये आरबीआई ने जो कहा है कि $100 बिलियन निकल जाएंगे। हो सकता है अगर स्थिति सुधरी ना तो $200 बिलियन निकल जाएंगे। तो हम एक बात यहाँ पर पॉइंट, एक और आंकड़ा है, अपने शेयर बाजार का आंकड़ा है, उस आंकड़े के मुताबिक अगर बात करें हम लोग, तो 2008 से 2020 के बीच में, मतलब 2008 की मंदी के बाद जो पैसा आया है और 2020 की मंदी से पहले, मंदी तक जो पैसा आया है, ठीक है, उसका 80% तो एफआई उड़ा ले गए।
अगर उन्हें 100 रुपये डाला था टोटल, एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो 80 रुपये तो ऑलरेडी उड़ा ले गए हैं ना। अगर कैलकुलेशन की बात की जाए तो लगभग $150 बिलियन उनका अभी हमारे इंडियन मार्केट में है। एग्जैक्ट आंकड़ा ये डेली बदलता रहता है, तो आपको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, जब का मेरा ये रिसर्च है तब की बात बता रहा हूँ। ऑलमोस्ट नियर अबाउट $150 बिलियन है अभी। तो उसमें से 100 और निकाल लेंगे। दैट मीन्स ये जब हमारा मार्केट स्टार्ट हुआ है 90 के आसपास से, तो तब से इन्होंने जितना डाला है, अगर 2008 की मंदी के बाद से बात करें और 2020 की तेज़ी जब स्टार्ट हुई, इस तेज़ी में 2000 कोरोना की तेज़ी में, तो उन्होंने 80% पैसा जितना डाला था उसका 80% तो ऑलरेडी उड़ा ले जगह। बचा हमारे पास कितना है? टोटल $150 बिलियन बचा है। तो $200 बिलियन निकालने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हमारे मार्केट को बेच के जाएंगे तो कुछ ही स्टॉक में, एफएनओ में ही बेचेंगे, शेयर बाज़ार में। ठीक है, कैश में तो माइनस में जाएंगे नहीं, बेचेंगे एफएनओ में। वही 100-200 कंपनी गिनी चुनी, सब में उनको अलाउ भी नहीं है। उनका एक लिमिट है, यहाँ की सेबी जो है कंट्रोल करती है उनको, कि आप इतना ही होल्डिंग रख सकते हैं या इतना ही बिक वाली खरीदारी कर सकते हैं। तो ये भी पॉइंट समझने वाली बात है कि अगर इतना पैसा ऑलरेडी निकल चुका है तो कहाँ से और निकलेगा। ठीक है, ये इंडिया छोड़ के चले जाएंगे भाई, हम तो हाथ जोड़ के मना रहे हैं कि आप चले जाओ हमारे यहाँ से, कम से कम हमारी जो है इकोनॉमी हमारे ऊपर डिपेंड हो जाए। हम लोग जिस तरीके से चाहें उस तरीके से हम अपने बाज़ार को मूव करें, तुम्हारे ऊपर से हमारी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए, हम खुद स्ट्रांग हो जाएं। आप मुझे बुलाओ कि आप मेरे यहाँ डालो, आप जितनी जल्दी चले जाओ बेहतर है। हम एक झेल लेंगे ब्लैक स्वान, कम से कम आपके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी तो नहीं रहेगी, हम खुद सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, आत्मनिर्भर ना, रिलायंस ना, आत्मनिर्भर हो जाएंगे हम। तो बेहतर है आप चले जाओ। इतना पैसा तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, क्या निकाल लोगे? निकाल लो वो भी। अब बात आती है, लोग यहाँ पर डराएंगे, आप देखो शेयर मार्केट गिर रहा है, ऐसा वैसा है। भैया कुछ लोग 14,400 की बात कर रहे हैं, 800 की बात कर रहे हैं, या 13,700 की बात कर रहे हैं। एक बात बताओ, 15,200 का लो लगा दिए हैं, अभी 15,700 के आसपास खड़े हो। चलो हम कह रहे हैं 13,700 आ जाता, 2,000 पॉइंट और भी चला जाएगा तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? आप ट्रेडर हो, एफएनओ में काम करते हो, निफ्टी बेचते हो, बैंक निफ्टी बेचते हो, ठीक है, कोई स्टॉक स्पेसिफिक बेचते हो शॉर्ट टर्म के लिए, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप सेलिंग करिए। लेकिन आप उनको क्यों डरा रहे हो जो 2-4 साल, 10 साल, 20 साल की बात के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं? भैया ये बताओ, आप 15,700 पे खड़े हो, आपको मान लो 14,700 पे मिल गया 1,000 पॉइंट नीचे, ठीक है, वाह वाह। नहीं मिली तो क्या करोगे? जाना आपको 30,000, 40,000, 50,000 है, आप निकालो तो कितने मल्टीपल जाना है आपको। 15,000 पे खड़े हो, दुगना होगी मार्केट ये 2024-25 से पहले, आप देख लीजिएगा। तो आप 15,000 पॉइंट के बारे में सोचोगे या 1,000 पॉइंट, 2,000 पॉइंट के बारे में सोचोगे? आप खुद देखो। अगर आपको वो 1,000 पॉइंट पे आ रहा है तो आप उसके चक्कर में पड़े रहिए, क्या पता आपको 18,000 पे लेना पड़े, ये भी तो हो सकता है। आप अगर अभी ले रहे हो तो आपको नीचे कितना आ रहा है? 1,000, 2,000। अगर उनकी बात मान लो यथासत्य हो गई, 14,700, 14,400, 14,200, 13,700 सब आ गया, 2,000 पॉइंट नीचे आ गया, उनकी बात सत्य हो गई, ठीक है, 2,000 पॉइंट आप नीचे जाओगे, लेकिन ऊपर में मिलेगा कितना आपको? 15,000 पॉइंट। और कहीं ऐसा ना हो इस 2,000 पॉइंट के चक्कर में वो 15,000 पॉइंट मिल गया, मिस हो जाए आपसे, आपको जो है 15,000, 18,000 पे लेना पड़े, अभी आप 15,000 पे नहीं ले रहे हो, आपको 19,000 पे लेना पड़े, 20,000 पे लेना पड़े, तो ये कहाँ की आपकी बहादुरी है? कितना अच्छा आप सोचते हो? आप खुद से सवाल करो। आप ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। ट्रेडर को तो हर दिन हर घंटे बदलना पड़ता है, डेली कोई ना कोई स्टॉक आके 5-10% लगा देता है सर्किट। अभी लास्ट वीक की अगर बात करो, इंडेक्स में किस तरीके की मूव आई, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, किसी ने कमा पाया? कितने भी बड़े आप ट्रेडर हो, ठीक है, आजकल एल्गो चल रही है, कंप्यूटर बाई सेल कर रहा है, आप कहाँ तक संभाल पाओगे? एक एक दिन में 4-4 बार ट्रेड करवा रहा, वो भी निफ्टी में 100-100, 150-150, 200-200 पॉइंट का। कर पाओगे? निकाल पाओगे? आप मंदी की बात कर रहे हो, आंकड़े आ रहे हैं ब्लैक स्वान, अरे आएगा तो आएगा, जब पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी तो आप ही रख के क्या करोगे? ये तो सोचो।
एक सवाल करो, जब सब बर्बाद हो जाएगा आप रख के क्या करोगे? अगर सब खत्म हो गया तो आप रख के क्या करोगे, ये पूछो अपने आप से। तो इस तरीके की गलतफहमी या इस तरीके की जो बातें फैला रहे हैं, आपको परोसा जा रहा है, ठीक है, वायरल किया जा रहा है, उनसे थोड़ा दूर रहिए। आप खुद का थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। एक पिछला वीडियो हमने बनाया था, तो वहाँ पर यही बात किए थे हम कि आप पहले ये तो पता करिए ना हमें लेना क्या है, कैसे लेना है, उसको देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा ना। तो पहली चीज़ तो ये बात आ गई। अब दूसरा सबसे मज़ेदार पॉइंट की बात कर लेता हूँ, ठीक है, कि ये जो इन्फ्लेशन की समस्या है, महंगाई की समस्या है, जिसको पूरी दुनिया झेल रही है। भैया एक इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझो कि हमारे परिवार में 10 लोग हैं। अगर उस परिवार में किसी एक सदस्य को कोई प्रॉब्लम आती है और वो सदस्य अकेला है, वो परिवार से कल्टी मार लिया है, भाई हमारी तुमसे नहीं जमती, तुमसे नहीं बनती, हम अलग हैं, और उसको कोई समस्या आ गई, परिवार के बाकी 9 सदस्यों ने उसको छोड़ दिया उसके हाल पे, ठीक है, तब तो डेफिनेटली उसको बर्बाद होना है। वो समस्या का समाधान आसानी के साथ ढूंढ नहीं पाएगा जब तक कि उसके साथ कोई, वो क्या कहते हैं, अलादीन का चिराग ना मिल जाए उसको, ठीक है। तो अकेले अपनी समस्या का समाधान जो है नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई समस्या आई है, परिवार में 10 लोग हैं और 10 लोग उसको मिलके सॉल्व करने लगे, किसी एक की समस्या को 10 लोग मिलके सॉल्व करने लगे, या 10 लोगों को समस्या है और 10 लोग जुट गए सॉल्व करने में उसको, नहीं पहले इस समस्या से हमको निपट लेना है, किसी भी कंडीशन में पहले इस समस्या से को दूर भगाना है, ये समस्या जो है हमें परेशान कर देगी, इसको पहले सॉल्व कर लो, तो वो समस्या कितने दिन टिक पाएगी, आप ये सवाल करो अपने आप से। अब एक और एग्जांपल समझाता हूँ। कोरोना आया था, कोरोना इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो गया, या इकोनॉमी जो ठप पड़ गई थी वो इतनी जल्दी बूम कैसे कर गई, इतना मार्केट ऊपर क्यों चला गया? कभी आपने सोचने की कोशिश की? कभी नहीं सोचने की कोशिश की। आज मैं बताता हूँ। कोरोना जब आया था तो वो किसी एक देश की समस्या नहीं थी, वो पूरे विश्व की समस्या थी, ओवरऑल वर्ल्ड की समस्या थी। किसी के यहाँ ज़्यादा, किसी के यहाँ कम, लेकिन समस्या हर किसी के पास थी। तो पूरी दुनिया एकजुट होकर एक साथ अपनी समस्या को सॉल्व करने में लग गई। इसलिए कोरोना के दौरान इकोनॉमी बूम कर रही थी, मार्केट लगातार ऊपर जा रहा था। मार्केट नीचे तो आया लेकिन उसकी डबल स्पीड से ऊपर गया, और इतना ऊपर गया कि आप सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो पूरी दुनिया की समस्या थी और पूरी दुनिया लग गई उसको कि नहीं, इससे मुझे निपटना है, इसको जल्द से जल्द खत्म करना है, इस पे जल्द से जल्द हमें विजय प्राप्त कर लेनी है, कि कोरोना को मुझे हराना है। आज भी सेम सिचुएशन वही है। इन्फ्लेशन ये किसी एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमारे देश की प्रॉब्लम नहीं है, यह पूरी दुनिया की प्रॉब्लम बन गई है। अमेरिका में देखो तो बात कर रहे हैं लोग 35-40 साल के उच्चतम स्तर पर है महंगाई। इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पर लोग रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है। अभी श्रीलंका के बारे में आप लोगों ने देख ही लिया, अभी सुनने में आ रहा पड़ोसी देश अपना पाकिस्तान का वही हाल होने वाला है। तो ये जो महंगाई डायन जो आई है, महंगाई नाम की डायन, ठीक है, तो वो जो है पूरी दुनिया की समस्या बन चुकी है, किसी एक की अकेले की समस्या नहीं है। और उससे जो है उसको कंट्रोल करने के लिए पूरी दुनिया लग चुकी है। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, लेकिन जो अभी इतिहास पीछे हो चुका है वो हमको भूलना नहीं चाहिए। कोरोना समस्या थी, पूरी दुनिया की समस्या थी, ठीक है, उससे इतनी जल्दी से निपट लिया गया। ऐसे महंगाई इस समय पूरी दुनिया की समस्या है और पूरी दुनिया इससे निपटने में लगी हुई है कि इससे जल्द से जल्द निपटा जाए, नहीं तो ये बर्बाद कर देगी, लोगों को सड़कों पे ले आ देगी ना। तो इसको जो है, मुझे ऐसा लगता है कि इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया जाएगा और इसका पहला रिफ्लेक्शन आपकी शेयर बाजार पे दिखेगा। क्योंकि से अगर अगले 2-3 क्वार्टर में ये समस्या सॉल्व होने वाली है तो आपको 2-3 क्वार्टर पहले ये दिखना स्टार्ट हो जाएगा शेयर बाजार में। कम से कम 2 क्वार्टर तो पहले ही शेयर मार्केट उसको डिस्काउंट करना स्टार्ट कर देता है, जैसा कि कोरोना में हुआ था, जैसा कि और किसी इवेंट में होता है। कोई भी इवेंट होने वाला होता है ना, उसको जो है वो मार्केट महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पहले से डिस्काउंट करना स्टार्ट कर देती है।
अभी मैंने बताया कोरोना अभी आपके लिए हाल का एग्जाम्पल है, बहुत पुरानी बात, मैं 2008 की 2001 की बात नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पे भी पूरी दुनिया ने लग के उसको सॉल्व किया था, इसलिए बहुत तेज़ी के साथ उससे हम बाहर आ गए थे। तो इसीलिए कहा जाता है कि ब्लैक स्वॉन जब आता है, आर्थिक मंदी, कोई अनएक्सपेक्टेड आर्थिक मंदी, अनप्रिडिक्टेबल आर्थिक मंदी आती है, तो वो बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो पूरे दुनिया के साथ आती है और उसको ख़त्म करने के लिए, उससे निपटने के लिए पूरी दुनिया एक साथ आके काम करती है। पूरी दुनिया लग जाती है कि सारी समस्या को एक साइड में रखो, सबसे पहले इससे निपट लो। इसीलिए कहा जाता है कि आर्थिक मंदी या ब्लैक स्वॉन जब आता है तो बहुत दिनों तक टिकता नहीं है। हाँ, जब आता है दर्द बहुत देता है। कोरोना जब आया था स्टार्टिंग में बहुत दर्द दिया था। तो अगर आएगा भी, और मैं जो है भगवान से निवेदन करूँगा और मेरी यही जो है इच्छा होगी और दुआ होगी कि ऐसी स्थिति ना आए, क्योंकि ऐसी स्थिति बहुत पीड़ादायक होती है। अभी 2 साल पहले हमने इतनी बड़ी पीड़ा झेली है, इतना दर्द झेला है, और फिर से एक आर्थिक मंदी जिसके बारे में कोई अता पता ही ना हो। तो ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि ऐसी स्थिति ना आए। अच्छा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि इन सब से हम निपट रहे हैं? तो पहला इंडिकेशन आपको मिलेगा आपका शेयर बाजार। सबसे पहले इंडिकेशन कोई देता है तो आपका वो शेयर बाजार, वो ऊपर जाना शुरू कर देगा। दूसरा इंडिकेशन आपको क्या मिलेगा? आपके इंटरेस्ट रेट जो है स्टेबल हो जाएंगे या तो डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। आपकी जो ये इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो डाउन आना स्टार्ट हो जाएगी। ये कुछ इंडिकेशंस हैं, ठीक है। जॉब आपकी बढ़ने लगेगी, अगर जॉब नहीं मिल रही तो मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर जॉब जाने का खतरा जो मंडरा रहा होगा तो धीरे से आके बॉस आपका बोल देगा कि टेंशन की बात नहीं है, बने रहो। तो ये सब कुछ लक्षण होते हैं जिनसे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो है अब ये स्थिति कंट्रोल में आ रही है। तो आपको बहुत बारीकी से समझना चाहिए हर एक चीज़ को। आपको थोड़ा सा रिसर्च करेंगे ना, आपको हर एक बात पता चल जाएगी कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना डरना है, कितना नहीं डरना है। ये हमने यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस नहीं बताया। जो हमारे पास डेटा अवेलेबल हैं, जो आज तक हुआ है, उन्हीं सब चीज़ों को आपके सामने परोस रहा हूँ। कोई नई चीज़ नहीं। आपको देखिए, जब तक डराया नहीं जाएगा तब तक आप जो है उनकी बात नहीं मानोगे। और रही बात पैसा निकालने की, ये तो आरबीआई तो निकाल ही लेगी। आरबीआई नहीं, पूरी दुनिया की गवर्नमेंटें निकाल लेंगी। वो नए नए ऑफ़र देती रहेंगी आपको। अभी जैसे ऑफ़र दे रही है भाई, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, आपको जो है पैसा ज़्यादा मिलेगा, एफडी करो, ठीक है, ये करो वो करो, लेकिन वो आपसे पैसा निकाल रही है। लोन लिए हो आप, ज़्यादा पैसा पेमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है। आपकी जो जमा पूंजी है ना, आप रखे हो गए, अरे भाई कहीं कुछ मिल नहीं रहा है, चलो एफडी में लगा दो, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा हो सकता है अभी और लालच नहीं, अभी और इंटरेस्ट रेट हाइक हो आपका, और बढ़ेगा, आप और एफडी करोगे और करोगे। ऐसा ऑफर आएगा, कोई कंपनियां ऑफर लेके आएंगे, भाई ये खरीद लो, मैं इतने % डिस्काउंट में दे रहा हूं, आज के बाद जीवन में कभी नहीं आएगा, 70% का डिस्काउंट लगा है, 80% का डिस्काउंट। आप ऐसा करते हो जनरली अपनी लाइफ में? आपके पास पैसे नहीं होते या थोड़ा बहुत जमा पूंजी आप रखे होते हो, उसको भी ले जाके झोंक देते हो, भाई 80% डिस्काउंट दे रहा है, पता नहीं दोबारा मिले ना मिले। ब्याज दर 6%, 7%, 8% कर दिया, भाई पता नहीं दोबारा मिले ना मिले। उसके बाद क्या करेगी गवर्नमेंट? फिर धीरे से नीचे। ये हमेशा इतिहास है, यही होता है कंट्रोल करने की। वो अपना काम करेंगे, आप अपना काम करिए, थोड़ा सा कंट्रोल में रहिए, डरिए मत। हाँ, अपने बड़े खर्चे जो है थोड़ा सा संभाल के करिए, रोक लीजिए। हो सकता है 4-6 महीने में, आपको अगर गाड़ी लेनी 4-6 महीने बाद ले लो, ठीक है। घर लेना है 2-4 महीने बाद, 6 महीने बाद ले लो। हो सकता है ये इंटरेस्ट रेट डाउन आने लगे, अभी EMI आपकी ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या होता है ना, ज़्यादातर लोग EMI पे ही काम करते हैं, कैश पे कोई काम नहीं करता। कैश का मतलब ये है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन करो, अपने पास पैसा उतना रख लो। अगर आप 10 लाख की गाड़ी ले रहे हो, 10 लाख आपके अकाउंट में हो, जाके सीधे पेमेंट कर दो, कोई नहीं करता। 1 लाख 2 लाख 3 लाख दे आए, बस उठा ले आए, EMI देंगे। कभी कैलकुलेट किए हो EMI कितना देते हो आप? 10 लाख की गाड़ी की कीमत 10 साल में, 5 साल की EMI लेते हो, 10 साल की EMI, 15 साल की EMI। एक आप घर लेते हो 50 लाख का, उसको अगर 20 साल 30 साल आप जो है लोन भरते हो, EMI चुकाते हो, तो आप कभी कैलकुलेट किए हो आपने कितना पैसा दिया? हालांकि ये एक अलग टॉपिक है, ठीक है, इसके बारे में कभी फिर बात की जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आर्थिक मंदी के बारे में। तो आर्थिक मंदी से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, हाँ थोड़ा सा डरना ज़रूरी है। तो इतना तो डरना बनता है, डरते रहिए, क्योंकि तभी आप थोड़ी सी सेविंग करेंगे और स्ट्रांग रहेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट्स करके मोटिवेट करते रहें, और यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और
जो है वो घंटा वाला बटन भी दबा दीजिए, जिससे जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि अगर गलती से किसी कंपनी का हमने यहाँ पर नाम लिया हो तो वो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है, और हमारी किसी में भी बाई सेल या होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जब भी आप कोई ट्रेड करें या निवेश करें तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जो है सलाह जरूर लें और अपनी खुद रिसर्च करें, खुद का निर्णय लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।